कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिष्ठित अतिथि डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा जी, जो हंसराज कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है, आपको उनके परिचय से अवगत कराती हूँ। डॉक्टर शर्मा की विषय विशेषज्ञता मध्यकालीन साहित्य एवं ब्रजभाषा काव्य है। आपने अपनी पीएचडी के दौरान रीतिकालीन रीति काव्य में श्रृंगारेतर तत्व पर शोध कार्य किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें नाथ हम क्यों कर गए कर भय अछूत, मुक्ति बोध की काव्य शैली, रीति काव्य में श्रृंगारेतर तत्व लोकप्रिय है। श्रीमान डॉक्टर शर्मा कई प्रकाशित शोध हैं। उनका एक लेखन बाल साहित्य और बदलता मन हमारे छात्र और छात्राओं के लिए लाभकारी एवं प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपके अन्य प्रकाशित शोध हैं सांस्कृतिक चिंतन और साहित्य, भक्ति काव्य, जन आंदोलनकारी कविता और जन कविता आदि। इतने विविध और उत्कृष्ट विचारधारा के धनी डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा जी, आपको मैं मुख्य पर्दे पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और आज की वर्कशॉप के विषय में आप विचार रखें और हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। नित्य गोपाल जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर, आवाज पहुंच रही है मेरे? जी सर, बिल्कुल पहुंच रही है सर। धन्यवाद मैडम, आदरणीय प्रिंसिपल सर और संयोजक द्वय दोनों, प्रदीप भाई, और अभी पूर्व में वक्तव्य बहुत सुंदर दे चुके हैं आदरणीय आलोक पुराणिक सर। सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। बाजार और कविता का एक बहुत सुंदर सा संयोग जो अभी आलोक सर ने दिखाया है, अच्छा लगा। और क्योंकि कॉमर्स के और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कविता अर्थशास्त्र से कैसे जुड़े, इसके ऊपर उनका ध्यान जाना बहुत जरूरी भी है। और उस दृष्टि से मैं और भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मानता हूं कि वर्तमान समय में अगर कोई विद्यार्थी या कोई युवा कविता के प्रति आकर्षित हो या साहित्य के प्रति आकर्षित हो, तो बिना बाजार के कविता कैसे लिखी जाए, और लिखी जाए या न लिखी जाए, ये उसके सामने बड़ा प्रश्न होगा। आलोक सर ने अपना एक जो वक्तव्य शुरू किया, उसमें बहुत अच्छी सी बात उन्होंने कही कि मैं डर गया हूं, लगा मर गया हूं। और मुझे लगा कि व्यंग में कविता में व्यंग या व्यंग में कविता, ये संबंध भी सोचना होगा। क्योंकि सर ने कहा कविता में व्यंग, और मुझे लगा कि व्यंग में जब कविता आती है तो कविता और सुंदर हो जाती है। तो ये भी पक्ष एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। आरंभ में मैडम ने ये भी कहा कि हिस्ट्री ऑफ पोइट्री बहुत अच्छे से समझाई गई है। संभवतः वाई.डी. शर्मा सर का नाम यहाँ उल्लेख किया गया था कि हिस्ट्री ऑफ पोइट्री बहुत अच्छे से इस संदर्भ में बात की गई है। मैं जो चीज एक छोटी सी समझ पा रहा हूं वो ये है कि कोई विद्यार्थी कविता लिखे, कैसे लिखे। अब प्रश्न ये भी है कि कविता यदि लिखी जाए तो अच्छी कविता लिखी जाए या सिर्फ कविता लिखी जाए, क्योंकि पूरी हिस्ट्री ऑफ पोइट्री इस बात पर केंद्रित है कि सिर्फ कविता लिखी जाए या अच्छी कविता लिखी जाए। और हमारी जो हिस्ट्री ऑफ पोइट्री है वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से एक लंबी बहस करती है कि आप सिर्फ कविता न लिखें, अच्छी कविता लिखें। और जब अच्छी कविता लिखें तो बहुत स्पष्ट ये भी कहा गया है कि अच्छी कविता हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगी जिससे आप दीर्घजीवी होते हैं। काव्यशास्त्र हमारा पूरा यही कहता है, धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य तद भविष्यति।
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षते कांता सम्मित उपदेश युजे। यानी आपको इतनी सारी चीजें, काव्य से आपको यश भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा। काव्यम यशसे अर्थकृते, व्यवहार ज्ञान भी आपको मिलेगा। और यही नहीं, वह कांता सम्मित उपदेश युजे, बोले बहुत ही बड़े प्रेम से और स्नेह से आपको ऐसी चीजें सिखाता है कि वह आपके अपने व्यक्तित्व को निखारता है। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो कि कविता कैसे लिखी जाए उसको सीखने के लिए यदि एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए। और आलोक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वो तो बिना किसी शुल्क के सभी को ये सिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि अच्छी कविता कैसे लिखी जाए, और खास करके जो व्यंग्य कविता है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी ये भी लगती है कि कविता यदि आप अर्थ की दृष्टि से आकलन करेंगे तो हिंदी कविता में विशेषतः अर्थ का पूरा एक तंत्र विकसित हुआ है। हमारे यहाँ पर चारण और भाटों का एक काव्य पढ़ा जाता है, पूरा रासो काव्य हम पढ़ते हैं, वह विशुद्ध रूप से अर्थ पर आधारित भी था। उनको वहां से रोजी रोटी मिल रही थी, यानी कविता रोजी रोटी दे रही थी। अब कितनी रोजी रोटी ली जाए इसका हमें एक उदाहरण मिलता है कि आप देखेंगे कि रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, और हमारे प्रदीप भाई उनके विशेषज्ञ हैं। उन्होंने तो बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया कि भाई अपन जब कविता लिखेंगे तो बिना पैसे के कविता नहीं लिखेंगे। अब उनसे एक छंद लिखने के लिए उनके जयसिंह जी के जो सिपाही सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि भाई जयसिंह जी को महल से निकालना, कोई कविता लिख दें। तो सीधी बात थी, भाई पैसे के लिए लिखते हैं। लेकिन संकट ये था कि इस समय उनका भी अर्थतंत्र बिगड़ गया था, क्योंकि जयसिंह जी तो महल में थे। तो अब आप देखिए कि कविता और अर्थ का जो संबंध अभी यहाँ पर बताया गया, और कोई भी यदि कविता की तरफ आ रहा है तो यदि अर्थ को ध्यान में रखकर आ रहे हैं तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि मैं कविता लिख रहा हूं और ये मेरी रोजी रोटी का जुगाड़ होना चाहिए। और इसकी पूरी परंपरा हमारे पास है। बिहारी ने एक ही छंद यानी 2 पंक्तियां, एक दोहा लिख दिया, बोले नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब ये जो सिर्फ 2 पंक्तियां हैं वो उनको एक अशर्फी देती है। अब ये जो बाजार की दृष्टि से कविता विकसित होना, और यदि आप वर्तमान में देखें, अच्छा सा संदर्भ अभी अशोक चक्रधर साहब का दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार की एक पूरी कविता श्रेणी अशोक चक्रधर साहब भी जिसमें है, कुमार विश्वास साहब इसमें है, बिचैन साहब इसमें है। और इससे पूर्व हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि बच्चन साहब, शिवमंगल सिंह सुमन जी और काका हाथरसी साहब, इन लोगों ने एक समय ये कह दिया कि भाई फ्री में कविता नहीं की जाएगी, और उन्होंने मंच पर कविता करने के पैसे उन्होंने शुरू किए थे, और वो परंपरा एक लंबी चली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप व्यंग्य की बात कहें या कविता के और बाजार की बात कहें, तब हमें जो लोग इस क्षेत्र में कविता के में आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत स्पष्ट रहे कि कविता में भी अपना बाजार है, और यह बाजार रोजी रोटी देता है, और बहुत अच्छी रोजी रोटी देता है। ये अलग बात है कि इस बाजार में आने के लिए भी कविता की किस विधा को आप चुनते हैं, आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि कविता में एक तो जैसा कि अभी कहा गया कि सिर्फ हंसाना या हास्य व्यंग कविता का कोई एक आधार नहीं होता, और वह कविता कोई बहुत उच्च श्रेणी की मानी भी नहीं जाती। लेकिन यही कविता जब गीत के रूप में आती है तो आप देखेंगे कि छोटे से सहज शब्दों में और कैसे भाव की अभिव्यक्ति हो। 4 तत्व अभी बताए, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सामान्य से शब्द और भाव गंभीर,
और उस भाव गांधीर्य को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, यदि आप देखें, कल आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि थी और बहुत सारे कार्यक्रम थे। उनका ये गीत बहुत रेडियो पर कल चल रहा था बहुत बार, और आप सब उससे परिचित हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अब आप देखें कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है इस कविता का या इस गीत की, कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कहीं दूर से लाया गया हो। अब ध्यान देने की चीज ये है कि यदि आप कविता में आ रहे हैं तो उसके लिए जो भाषा का चयन कर रहे हैं, वह भाषा का चयन आप बहुत दूर से लाएंगे या पास से लेंगे। अभी व्यंग के लिए बताया जा रहा था कि वह पास से होगा तो ज्यादा सजग होगा, सटीक होगा और हमें प्रभावित भी करेगा। अब यदि गोपाल दास नीरज अपने पास से एकदम एक कोई बात लेकर के आए और उन्होंने यदि कहा कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, और आगे के शब्द भी कल में देख रहा था कितने बेहतरीन शब्द। यानी कविता के लिए यदि आप कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं तो भाषा के शब्द के चयन और भाव की अभिव्यक्ति का सामंजस्य। मैं निराला पर भी आऊंगा। निराला जी का उदाहरण अभी यहाँ आलोक जी ने दिया। कैसे सामंजस्य हो भाषा का, शब्द के चयन का और भाव के प्रस्तुतिकरण का। नीरज जी के इस गीत में बहुत आनंददायक ये संयोग दिखाई पड़ता है। जो भी छात्र इस वर्कशॉप से कविता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऐसी महत्वपूर्ण जो एक ये पूरी काव्य धारा का जो प्रयास किया जा रहा है, बार बार नहीं होता, और जब होता है तो उसमें से जो चीज हम ग्रहण कर सकते हैं उसको हमें सजगता के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। भाव और भाषा, भाषा में शब्द चयन और उस शब्द चयन से, सामान्य से शब्द चयन से कैसे श्रेष्ठ कविता कर दी जाए, कैसे श्रेष्ठ गीत लिख दिया जाए। बहुत सुंदर सा उन्होंने लिखा कि एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। अभी जुनैद ने बहुत बढ़िया अकेले शब्द का प्रयोग किया था और मुझे लगा कि देखिए अकेले शब्द का कैसा प्रयोग है। यहाँ पर यदि अकेला पंछी बैठा हुआ है तो उसे कोई भी उड़ा देगा, और यहाँ पर जब नीरज जी कह रहे हैं कि वो अगर एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुराकर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर कविता सीख रहे हैं, मुझे आप एक शब्द ऐसा खोज के बताइए इसमें से कि जो शब्द हम दैनिक प्रयोग में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब नीरज जी ने वहां से उस सामान्य शब्द को लिया और उस सामान्य शब्द को भाव गंभीरता के साथ में जब प्रस्तुत किया। यहाँ जो लोग, जो विद्यार्थी सीख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे अंग्रेजी में लिखने वाले भी विद्यार्थी हैं, और मैं जानता हूँ एक लंबी बहस उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बीच में शब्द चयन को लेकर के एक लंबी बहस है। 1798 में जो लिरिकल वेलेट्स आता है और उसमें एक लंबी भूमिका के साथ ये बहस चली है कि कैसे शब्द चयन किया जाए, कैसे भाषा दी जाए, और उस भाषा के साथ भाव के गांभीर्य को कैसे दिया जाए। कॉलरिज तो अपनी आलोचना में इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि अच्छे कवि के गुण क्या हैं और अच्छी कविता के गुण क्या हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा जो भी यहाँ इस वर्कशॉप में कविता सीखने के उद्देश्य से हैं, जैसा कि श्रद्धानंद कॉलेज और उड़ान जो एक बहुत सार्थक और स्तुत्य वंदनीय जो प्रयास कर रहा है, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मेरा सबसे निवेदन ये है कि हम कविता करें, कविता के क्षेत्र में आए, अच्छी कविता लिखने के जो तत्व कहीं काव्य शास्त्र में बताए गए या पूरे साहित्य चिंतन में बताए, हमें उनको कहीं ना कहीं समझने का प्रयास तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि कॉलरिज ने तो पूरे अपने आलोचना के क्षेत्र में इन चीजों को बहुत बारीकी से बताया भी कि भाई आपके पास उनके बहुत सारे कि भाई आप पद्य में लिख रहे हैं,
तो पद्य में लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है। यदि आप उसमें यदि आप मूर्ति विधान नहीं कर पाते हैं, आपकी कविता बहुत अच्छा सा चित्र नहीं पहुंचा पाती है। अभी आलोक जी ने अशोक चक्रधर साहब की कविता सुनाई। अब अशोक चक्रधर साहब एक चित्र बनाए सूर्य का पहाड़ों के पीछे, वह अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन सिपाही के लिए, और मुझे लग रहा है कि सिपाही भी गलत तो चित्र नहीं बना रहा है, लेकिन अच्छी कविता लिखने के लिए ये जरूरी होगा कि क्या हम उन शब्दों को कहीं दूसरे ढंग से प्रस्तुत करें। जब दूसरा विषय दिया गया तो आप देख रहे हैं कि वही सिपाही या वही दूसरा विषय जब आता है तो कैसे हमारे भीतर तक कचोट जाता है कि देखिए मुनिया भी रो रही है, मुनिया की मम्मी भी रो रही है, और एक अभाव लगातार दिखाई पड़ता है। तो कविता की ये जो ताकत है, उस ताकत को हमें समझना होगा। कविता के क्षेत्र में हम आए, साहित्य के क्षेत्र में आए, बहुत स्पष्ट हम लोगों को ये कहीं ना कहीं चिंतन रखना होता है कि हम साहित्य साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं, काव्य साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं, या काव्य सेवा और साहित्य सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए, एक पब्लिशर भी साहित्य सेवा करता है। अभी अच्छे उदाहरण दिए, चेतेश्वर पुजारा भी क्रिकेट खेलता है और विराट कोहली भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन क्रिकेट से जितना पैसा मिलता है वही बाइक से और किसी चाय बेचने से, और चेतेश्वर पुजारा को वह चाय बेचने को न मिले। तो इसका आशय यह भी है कि कविता यदि हम लिख रहे हैं, साहित्य में हम आ रहे हैं, तो साहित्य की सेवा प्रकाशक भी कर रहा है। प्रकाशक एक पुस्तक यदि छापता है तो लेखक को कहता है जी आजकल तो कविता बिक नहीं रही है, आजकल तो कहानियां बिक नहीं रही हैं, पुस्तक कोई खरीदता नहीं, नेट पर सब अवेलेबल है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बचेगा, मैं तो सिर्फ साहित्य की सेवा कर रहा हूं। तो आप यदि साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं तो साहित्य सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये साहित्य सेवा का जो शब्द है यह मुखौटा बन के आ रहा है क्या? और मुखौटा बन के आता है तो आपको याद होगा, मुझे दोबारा से गोपाल दास नीरज याद आ रहे हैं। मेरा नाम जोकर फिल्म में जो है ना, उनका सुंदर सा गीत, उसमें भी उन्होंने लगभग यही बात कही है ना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। अब ये फसाना, तो ये जो चीज है कि एक साहित्य सेवा के नाम पर हम कुछ आए और काव्य साधना के नाम पे आए। जो मैडम ने आरंभ में कहा था कि हिस्ट्री ऑफ पोएट्री वह काव्य साधना की हिस्ट्री है, और यदि मैं श्रेष्ठ कविता लिखना चाहूं, मैं श्रेष्ठ साहित्य सृजन करना चाहूं, तो ये मेरी पहली आवश्यकता है कि मैं उसे पढ़ूं भी। आदरणीय आलोक जी ने कहा कि वे प्रैक्टिशनर हैं, इसके लिए काव्य शास्त्र में अभ्यास शब्द दिया गया है। यूं ही आलोक पुराणिक आज हमारे सामने इतना बड़ा नाम नहीं बन गए हैं, इसके लिए एक बड़ी काव्य साधना या साहित्य साधना है। कलम को कितनी बार वहां पर चलाया गया है, कितने पेज फाड़े गए हैं, और एक पीपीटी बनाने में कितनी साधना की गई है, इसको साहित्य के अंतर्गत या काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम कहते हैं कि ये अभ्यास है। बिना अभ्यास के मैं कविता कर डालूं, बिना अभ्यास के मैं बड़ा कवि बन जाऊं, कविता तो मैं आरंभ करूंगा तो सहज ही करूंगा, लेकिन यदि मुझे अच्छी कविता लिखनी है तो अच्छी कविता लिखने के लिए मुझे शब्द का वह चयन करना पड़ेगा। मेरे पास ही है वह शब्द, लेकिन मैं उसको खोज के लाऊं। कैसे खोज के लाऊं? मुझे दोबारा से पाश्चात्य जगत के एक आलोचक लॉन्जाइनस, वो कहते हैं कि देखिए कोई श्रेष्ठ कविता कैसे होगी? बोले उसमें उदात्त गुण होगा। कैसे उदात्त होगा? बोले वह श्रेष्ठ शब्द भाव श्रेष्ठ होगा, और उस भाव की अभिव्यक्ति का जो तरीका है वह श्रेष्ठ होगा। और मैं उदाहरण देख रहा था कि क्या है, तो मुझे लगा कि यदि हम अपने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि हम सभी के बहुत ही सम्माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब,
लॉन्जाइनस उदात्त की बात कह रहे हैं कि काव्य में, साहित्य में उदात्तता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यदि आप बिल्कुल प्रैक्टिशनर शब्द का प्रयोग किया और उस व्यवहार पर जाकर के देखेंगे तो उस व्यावहारिक स्वरूप में हमें उदात्त का जो एक स्वरूप दिखाई पड़ता है वह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब में दिखाई पड़ता है। शब्द कैसे आएगा, कहां से आएगा, कितनी देर में आएगा, लेकिन जब आएगा तो वह कितना प्रभावशाली होगा और कितनी दूर तक जाएगा, इसका जिन लोगों ने भी सुना है वो सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा सदैव बनी रही कि यदि शब्द आएगा वाजपेयी साहब के यहाँ से तो कितनी दूर तक जाएगा। अब आपकी कविता हो, अब कविता तो मैं लिखूं लेकिन मेरी कविता को सब पढ़ें भी। हम सब लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने बहुत सीधी सी बात कही, बोले मैं तो कविता लिखता हूं, बोले उन्होंने अपना कविता का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट किया। हमें भी अपना स्पष्ट रखना होगा कि मैं साहित्य में आ रहा हूं, कविता में आ रहा हूं, कैसे मैं अच्छी कविता बना सकता हूं और ये जो कविता मेरी बने, अच्छी कविता बने, इसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत सीधा सा उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मापनोति। बोले मैं तो स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं, अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। अब अपना सुख सबका सुख कैसे बन गया, कैसे सब लोग उसे स्वीकार करने लगे, कैसे रामचरितमानस, रिक्शे वाला भी रामचरितमानस बोलता है, अनपढ़ व्यक्ति भी रामचरितमानस बोलता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी और पीएचडी में भी और प्रोफेसर भी सब रामचरितमानस से जूझ रहे हैं। तो आपकी कविता में, आपके लेखन में वह धार हो, वह ताकत हो। अब वह ताकत कैसे होगी कि वह आपका भाव भी स्पष्ट हो और उसकी भाषा भी स्पष्ट हो और भाषा का चयन भी उतना ही श्रेष्ठ हो और भाव का चयन भी आप अपने जो भाव है उसे बहुत सहज रूप में प्रस्तुत कर सकें। कहाँ राम शब्द का प्रयोग होगा, कहाँ दशरथ पुत्र का होगा, कहाँ कौशल्या नंदन होंगे और कहाँ सीता पति होंगे, गोस्वामी से अच्छा कोई नहीं जानता। और कह रहे हैं कि स्वांतः सुखाय। तो यदि मैं कविता करता हूं, मैं कैसे अच्छी कविता करूं और मैं अच्छी कविता करूं, इसके लिए मुझे दूसरों को पढ़ना और समझना भी होगा। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि हम अच्छा साहित्य पढ़ें भी। यदि हम अच्छा साहित्य लिखना चाहते हैं तो अच्छा साहित्य पढ़ें। यदि आप अच्छा व्यंग्य लिखना चाहते हैं तो आलोक पौराणिक कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, सीखें भी। यदि मैं दूसरे से नहीं सीख सकता तो मैं तो बहुत इस बारे में स्पष्ट हूं कि यदि मैं दूसरों से नहीं सीख सकता तो अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अच्छा तभी कर पाऊंगा जबकि मैं दूसरों से सीखूं, चाहे वह मेरा साहित्य हो, चाहे वह मेरी कोई और रचना हो या मैं किसी भी कार्य क्षेत्र में काम क्यों ना करूं। यदि मैं अध्यापक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं श्रद्धानंद कॉलेज के या अन्य दूसरे लोगों से उन अच्छी चीजों को ग्रहण करूं कि मैं अपने में क्या कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो हम अपने साहित्य के लिए, अच्छे साहित्य के लिए अच्छे लोगों को पढ़ें भी। निराला जी की बात अभी आदरणीय आलोक साहब ने की और कुकुर मुत्ता का उदाहरण उन्होंने दिया था। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे थे उस इन्वेस्टमेंट में, साहित्य में इन्वेस्टमेंट भाषा और भाव की है और निराला एक बेहतरीन इन्वेस्टर हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप की बात को यहाँ इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्ट से वो शिखर पर पहुंचे हुए अच्छे साहित्यकार बने। कविता बहुत लोग लिख रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है, आप सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि प्रातः काल कोरोना के ऊपर इतनी सारी उक्तियां, इतने सारे दोहे, कविताएं, छंद तमाम सुबह सुबह चले आते हैं। लेकिन वह कविता कौन सी है जो कविता आपकी जुबान पर चढ़ी रहे और मुझे विवश कर दे। निराला यदि कोई बात कहते हैं तो निराला ने अपनी जो पुत्री के लिए सरोज की स्मृति लिखी तो उन्होंने तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट लिखा, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। बोले मैं तो सब कुछ जानता था
मैंने साहित्य को बहुत कुछ दिया है, पर धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। जाना तो अर्थागमोपाय, अर्थ के उपागम का रास्ता तो मुझे पता था, पर कविता को और साहित्य को मैंने अर्थ के उपागम का मार्ग बनाया नहीं। निराला ने बहुत स्पष्ट कहा, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर। ये आर्थिक पथ पर अनर्थ वही है जिसको कि अभी आदरणीय आलोक पुराणिक साहब बार बार बदमाशी शब्द कह के कहते रहे कि मार्केट में एक शब्द है बदमाशी। कैसे कोई आपकी जेब से आपको शुभकामनाएं दे रहा जन्मदिन की, और उसके पीछे का जो तंत्र है, निराला ने बहुत पहले राम के सरोज की स्मृति में ये बात कह दी थी कि जाना तो अर्थागम उपाय, मैं अर्थ के उपागम का मार्ग जानता हूं। रहा सदा संकुचित काय, पर मैंने इस ओर कभी कदम नहीं रखा। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, झेलता रहा मैं स्वार्थ समर। मैं उस स्वार्थ की कविता में नहीं गया, और मैंने उस चीज को कि मैं उसे अर्थ के लिए ही बनाऊं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और यही कारण है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, निराला भले से जीवन भर आर्थिक अभाव झेलते हुए मरे हों, हम सब जानते हैं, और जो विद्यार्थी साहित्य के हैं और जो कविता कर रहे हैं वो सभी देख लें। और कल में गोपाल दास नीरज साहब की भी जब जीवनी लगातार चल रही थी रेडियो पर, तो अच्छा लग रहा था कि वो व्यक्ति कैसे बिल्कुल जड़ से उठ के आता है और कहाँ टाइपिस्ट की नौकरी करता है, और कितने संघर्ष के बाद। और वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भाई मैंने तो फिर बच्चन साहब की पुस्तक पढ़ी, निशा निमंत्रण, और उस कविता को एक दिन में 6 बार पढ़ा, और उसके बाद मैंने जो कविता लिखी, तो वो कहते हैं कि तब मैं कवि बन गया। तो यदि आप कविता की तरफ आते हैं, साहित्य की तरफ आते हैं, तो आपको ऐसी वर्कशॉप भी अटेंड करनी होंगी, आपको कविता के अच्छे उदाहरण भी पढ़ने होंगे। और मैं जिस ओर संकेत कर रहा था कि हम भले से ये कह दें कि साहब निराला आर्थिक अभाव झेलते झेलते मर गए, लेकिन आप देखिए ना, उन्हीं निराला की कविता हम तमाम लोग, अभी संकेत किया गया कि पढ़ाई जा रही है अनेक जगह, और सभी जगह पढ़ाई जा रही है हिंदी में, हम सब के लिए वह रोजी रोटी का साधन बन जाती है, कुछ ऐसा लिखा। और अगर उससे भी आगे देखें तो इन दिनों कुमार विश्वास साहब जब राम कथाएं जो कर रहे हैं यूट्यूब पर और इन सब पे जहां जहां चल रही है, वो लगातार राम की शक्ति पूजा, जिस राम की शक्ति पूजा ने निराला को कभी अर्थ नहीं दिया, कभी पैसा नहीं दिया, वही राम की शक्ति पूजा कविता आज कुमार विश्वास को इतना बड़ा मंच देती है और इतना पैसा देती है। और इस ओर संकेत हमारे आचार्य भरत कर चुके थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। बोले ये तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष कविता सदैव आपको देती है, लेकिन कविता देगी तब जबकि मैं कविता के साथ न्याय करूंगा, मैं कविता के साथ, साहित्य के साथ, साधना के साथ जुड़ूंगा। यदि मैं साधना के साथ नहीं जुड़ा तो कविता भी मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें वह दे पाएगी। और इसीलिए तमाम जो रचनाकार जो कहते हैं कि साहब हम बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन कल एक प्रश्न आ रहा था कहीं कि साहब अच्छे अच्छे कवि हैं लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, तो शायद उसके कारण ये भी होंगे कि जब हमारे पास अच्छी कविता लिखी तो नोबेल भी मिले, लेकिन कहीं हम थोड़ा चूक कर रहे होंगे। न्याय करने का प्रयास हम लोग सब करें। यदि न्याय नहीं करेंगे अपने साथ, रमई काका का अभी बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया था, दुख के साथ आराम। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि साहित्य साधना दुख के साथ आराम की बात है। हमें उस साहित्य साधना में अपने आप को विगलित भी करना पड़ता है, हमें उस दुख से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वह मानसिक रूप में मुझे संतुष्टि देती है, मेरी रचना मुझे जब संतुष्टि देती है, लेकिन वह संतुष्टि कब दे,
बोले गोस्वामी जी ने कहा कि निज कवित्व कहीं लाग ना नीका, बोले अपनी रचना सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये कब अच्छी होगी? बोले कि जब भाषा भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। बोले वह अच्छी तब होगी जबकि गंगा की तरह सबको पवित्र करे, सबको आनंदित करे, सबका हित करे। तो यदि साहित्य साधना में है तो साहित्य की मूल बात जो है जिसमें सबका हित है, हमें उसे ध्यान रखना पड़ेगा। हमें साहित्य काव्य की साधना करनी पड़ेगी, काव्य की सेवा करनी पड़ेगी। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा जो अभी बात कही कि हम झूठ जीते हैं, और यदि झूठ जीते हैं तो झूठ जी करके हम श्रेष्ठ बनने का ख्वाब देखें, तो मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि साहित्य के क्षेत्र में, काव्य साधना के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी, जो भी युवा, जो भी मित्र, जो भी लोग काव्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन सब से मेरा निवेदन ये है कि झूठ बहुत दूर तक नहीं चलता। हनुमान चालीसा भारत से और मॉरिशस तक की पूरी यात्रा में, यानी गिरमिटिया मजदूरों का एकमात्र आधार हनुमान चालीसा बता दी जाती है कि उन्होंने संस्कृति को रखने के लिए हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ किया। तो हनुमान चालीसा तो गिरमिटिया मजदूरों से, यानी भारत और भारत से बाहर तक आधार बन जाती है। लेकिन जब हम बिना काव्य साधना के और काव्य को यदि गलत दृष्टि के साथ प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके बाद कितनी चालीसा लिखी गई हैं और वे चालीसा कहीं भविष्य बन पाई हो, ऐसा नहीं है। 5:25 हो रहे हैं और मुझे जहां तक था कि संभवतः 5:30 तक का कार्यक्रम, इसमें समय की अपनी बाध्यता है। मैं शायद 2-4 मिनट 10 मिनट ज्यादा ले गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। बात तो बहुत की जा सकती है, फिर भी एक विनम्र निवेदन के साथ कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा लगा। और कविता के क्षेत्र में जो भी आए ऐसे मंच उनके लिए वरदान साबित होते हैं। उड़ान इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है, और उतना ही श्रद्धानंद कॉलेज भी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वचन सुनकर बच्चों की आंखें खुल गई हैं। मतलब सब चीजों को आपने कवर किया, एक से बढ़कर एक। शब्द चयन से लेकर साहित्य साधना तक आपने बच्चों को बताया कि बहुत जरूरी है कि अच्छा साहित्य पढ़ें, तभी वे अच्छा लिख पाएंगे। बहुत बढ़िया रहा सर। अब हम अजीत, अब हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं क्या बच्चों के? अजीत? हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें कोई स्पेसिफिक रिसोर्स बता सकते हैं, रिसर्च पेपर, जिससे वो क्या टॉपिक लेना चाहिए उन्हें लिखने के लिए, या चूज क्या पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो उनको कुछ ऐसा रिसोर्स है क्या सर? इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कुछ बच्चे। आलोक सर बता रहे हैं। सर अनम्यूट हैं, म्यूट हैं सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने कर दिया सर। ये सवाल मुझसे है या शर्मा जी से है? सर आप दोनों लोग ही अपने अपने हिसाब से बता दीजिए, क्योंकि बच्चे तो मेरा तो बहुत संक्षेप में मानना ये है, और जैसा कि शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अच्छा पढ़ना और अच्छा ऑब्जर्वेशन, एक संवेदना, ये सब तो किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन पढ़ना जो है वो अपने आप में एक श्रम साध्य कार्य है, और रुचि के बावजूद उसमें समय लगता है। व्यंग खास तौर पे अगर मैं कहूँ तो व्यंग के मैं जो भी विद्यार्थी हैं, व्यंग जो लिखना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमें जिस भी फील्ड में जाए हमें अपने बुजुर्गों को जरूर पढ़ना चाहिए। हमें अपने उस्तादों को, जो हमसे पहले चले गए हैं, वो क्या करके गए हैं, वो क्या कर गए हैं। तो व्यंग में जो लोग
दिलचस्पी रखते हैं, मैं कहूंगा कि कम से कम भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल, कुछ नाम आ रहे हैं जो नाम बहुत छोटे, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि सबसे पहले किन्हें पढ़ना चाहिए तो मैं ये नाम आपके सामने रखता हूं। इनको पढ़ें और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ें। पढ़ने के साथ ये कि कई बार पढ़ें, और बड़ी किताब, बड़ी रचना बहुआयामी, बहुअर्थवान होती है। वो आपको किसी खास शो में उसका नया मतलब पता लगता है। बार बार पढ़ें, बार बार देखें। मीर गालिब बहुत बड़े शायर, इनका कोई शेर हमारी लाइफ की किसी सिचुएशन में सटीक बनता है। क्या क्या बात गालिब साहब मेरे लिए कह गए थे, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए कि। आप भयंकर टेंशन में हो तो लगता है गालिब मेरे लिए लिख के गए हैं ये। तो पढ़ें, लगातार पढ़ें। नंबर 1 पढ़ें। दूसरा, व्यंग साहित्य की एकमात्र ऐसी विधा है जिसका एक पैर पत्रकारिता में और एक पैर क्रिएटिविटी यानी साहित्य में है। कविता प्योर साहित्यिक विधा है, पत्रकारिता इसको हम नहीं मानते। उपन्यास प्योर साहित्यिक विधा है, इसको हम पत्रकारिता नहीं मानते। व्यंगकार, उसका एक पैर है पत्रकारिता में, एक पैर है साहित्य में। जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि आपको नवभारत टाइम्स में, भास्कर में पढ़ा, तो अगर आप व्यंग में खास तौर पे हैं तो बहुत पढ़िए। मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं रोज 12 अखबार पढ़ता हूँ। 12 अखबारों में से कुछ इंडियन हैं, कुछ विदेशी हैं। दुनिया में क्या चल रहा है हमारी खोपड़ी में पता चलना चाहिए, हो क्या रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट क्या कहता है, डॉन पाकिस्तान का क्या कहता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है। एक ही विषय पर 2 अलग अलग विचारधाराओं के अखबार क्या कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग के तंतु खुलते हैं कि एक ही विषय है, 5 उसके एक्सप्लेनेशन है। तो जितना हम पढ़ेंगे अखबार, मैगजीन, वो आपको हेल्प करेगा। और तीसरा, हम में से मैक्सिमम लोग वो काम नहीं करते। रोज आधा घंटा घर के किसी कोने में सिर्फ एक काम कीजिए, सोचने का। सोचना हम अपने एजेंडा में नहीं रखते, सिर्फ दिमाग खाली है, एक नोटबुक लेके बैठा हूं, सिर्फ सोच रहा, सिर्फ सोच रहा। 3 मैं सुझाव दूंगा। व्यंग में अपने बुजुर्गों को पढ़ें, जैसा मैंने आपको बताया। हिंदी अंग्रेजी के सारे अखबार पढ़ें, देशी विदेशी सब कुछ पढ़ें। और नंबर 3, आधा घंटा वक्त निकालें कोने में सोचने के लिए। दिमाग में जो कुछ आ रहा है सब नोट करते जाएं, धीमे धीमे 5, 7, 10 दिन, 1 महीने बाद आप पाएंगे कि आपका दिमाग का स्रोत खुल गया है और आइडिया, चिंतन आपके पास आएंगे। बहुत छोटे से 3 सुझाव में छात्र छात्राओं को देता हूँ। शर्मा से निवेदन है अपनी बात रखें। शर्मा सर प्लीज। नृत्य जी, आप इस पे कुछ प्रकाश डालें और अनम्यूट करके। जी 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 जी। मुझे लगता है कि अगर हम नए विषय की बात करेंगे कि हम कैसे इस ओर जाएं, मैं 2 तरीके से इस बात को देखता हूं। देखिए, एक तो हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में ना एक बहुत अच्छी चीज देखी गई कि बहुत सारे ऐसे सिनेमा हैं, मानो वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यासों पर यदि सिनेमा बना तो वो बिल्कुल, उनके इंटरव्यू कहीं पढ़ के देखे, वो कहते हैं कि मैं अपना काम, जो मेरा काम है पढ़ने का, लिखने का, वो एक तरफ है, और आजीविका का या घर गृहस्थ का एक तरफ है, और मैं दोनों में संतुलन बनाता हूँ। यदि यहाँ पर कोई विद्यार्थी है और वह विद्यार्थी लिखना चाहता है तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं पढ़ूं और मैं जो कोर्स कर रहा हूं वह मेरी प्राथमिकता में हो, उसकी कीमत पर मैं पहले साहित्य में जाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात, आप यदि जैसा भी संकेत किया, आप आधा घंटे और 1 घंटे भी दूसरे रास्ते के लिए निकालते हैं तो चेतन भगत यदि बहुत अच्छे उपन्यास लिख सकते हैं, या और जितने भी नए लोग हमारे पास, आलोक त्रिपाठी साहब जैसे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल यंग हैं, आजीविका और लेखन के बीच में जो धार बनाए जा रहे हैं। और सबसे बेहतर उदाहरण आलोक साहब सामने है हमारे, कि पढ़ाएंगे कॉमर्स
लिखेंगे हिंदी में व्यंग और फिर बोलेंगे भी दोनों में, तो ये जो हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकें। अगर आप विषय देखें कि बहुत सारे लोग आजकल कितनी यंग जनरेशन में मोटिवेशनल गुरु, जरा कविता लिख के देखिए कि आत्मविश्वास यदि वो भर सकते हैं तो मेरी कविता क्यों नहीं भर सकती। मैं कोई ऐसी कविता लिखूं जो सबकी जुबान पे चढ़े और वह आत्मविश्वास भरे। अरे 1912 में भारतीय पूरे भारत में आत्मविश्वास भर दे और कोरोना में मेरी 2 पंक्तियां आत्मविश्वास न भर सके तो मैं क्या लिख रहा हूं। मैं जरा पढ़ के और उस विषय को सोच के गंभीरता के साथ और पूरे अपने हृदय से प्रेम से, कि जिससे मैं ये सोच रहा हूं कि सबके लिए है, मात्र मेरे लिए नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ जो बेहतर तरीके से हम उसको निभा पाए, उतने समय में हम साहित्य को निभाएं और नए विषयों की तरफ हम अग्रसर हों। यदि मानसिक चिकित्सा की इतनी बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है और मेरी कविता आज मानसिक आनंद न दे पाए, अंतिम दौर में आदरणीय आलोक साहब ने व्यंजना और व्यंग के बीच में जो एक भेद की बात कही थी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मैं अपने एक साहित्यिक विद्यार्थी होने के नाते, व्यंजना और व्यंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि मानसिक रोगियों की संख्या को मैं अपने ढंग से कर सकता हूं, मेरी कविता से यदि किसी को आनंद हो सकता हो, तो मैं कुछ ऐसा विषय भी लिखूं। और यदि मैं बिल्कुल युवा हूं, ऐसे आरंभिक कविता है, तो मेरा प्रेम भी तो अनगढ़ दिखाई पड़े। क्योंकि आजकल आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी का एक वक्तव्य है, मैं उनके सम्मुख बैठा हुआ उनसे बात कर रहा था, टेलीफोन किसी का आया, बोले वृद्धावस्था है, आप कैसे इस समय जीवन जीते हैं। और विष्णु प्रभाकर साहब ने एक वाक्य जो कहा मैं अब तक सोचता हूं, उन्होंने कहा कि आजकल भारत में मुझे सभी वृद्ध दिखाई पड़ते हैं। बोले सबका विचार बूढ़ा हो गया है, वह जवानी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती विचार में। तो वह जवानी कहाँ खो गई है, हम उस विचार की जवानी को खोज के लाएं। और मुझे लगता है कि यदि हम उसे खोज पाएंगे तो हम पूरे समाज को अपने साहित्य से दिशा दे पाएंगे। जी बहुत खूब कहा सर आपने बच्चों को, एक विद्यार्थियों को एक नई तरीके से सोचने की एक राह दिखाई है। इस पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारे बीच में है प्रियांशी, एक छात्रा है, वो अपनी लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हैं। प्रियांशी प्लीज आ जाइए। Very good evening everyone. I am Priyanshi and I am very grateful that you gave me the opportunity to present my poem. Title of the poem is आत्महत्या। वो हंसता तो था पर उसके हंसने में बात कहाँ। Priyanshi, you are not audible. Priyanshi. Hello, am I audible? No, Priyanshi. No, Priyanshi, the voice is not clear. Hello. Yeah. Am I audible now? Yes, now it is fine. Come closer to the mic के थोड़ी पास आके अच्छे से बोलो। Very good evening to my respected teachers and my dear friends. I am Priyanshi and I am here to present my poem. Thank you for giving me the opportunity. So मेरी आज की कविता का शीर्षक है आत्महत्या। वो हंसता तो था पर प्रियांशी, आपकी आवाज में हमारे बच्चे not audible. Can you please try to join again? Priyanshi, are you there? I think she's not here. Meanwhile, we can take one more question because we are already getting late. Yes, ma'am. आलोक सर और शर्मा सर, बच्चों का एक सवाल और ये है कि जो आजकल काफी लोग, आलोक सर खासतौर पर, आलोक सर है नहीं यहाँ पर भी, और वो ये जानना चाह रहे थे कि काफी लोग आज तक व्यंग समझ नहीं पाते और
उल्टा जो व्यंग बनाता है उसी का ही मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो वे जानना चाहते हैं कि ऐसी चीजों को इग्नोर कर हम कैसे आगे बढ़े। सो ये कुछ बच्चों का ऐसा प्रश्न है सर। शर्मा सर, आप ही इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये चैलेंज है, और इसलिए मैं तो ये देखता हूँ, आप भी जो बच्चे पढ़ते हैं देख रहे होंगे, व्यंग लिखना आसान काम नहीं है। व्यंग ठीक जगह पर पहुंच जाए ये आसान चीज नहीं है, इसलिए बड़ा चैलेंज होता है। और व्यंग को इग्नोर करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। आप मुझे कोई टॉन्ट कसें मेरे ऊपर और मैं अगर उसे समझ जाऊं और फिर उसे छोड़ दूं, ये और भी मुश्किल काम होता है। अब जो लगातार हो रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है, ये जो व्यंग का नया स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो रहा है, इस ऐसे समय में कितनी सावधानी के साथ हम आगे बढ़े। और ये सारा खेल आप देखते हैं कि भाषा के शब्द चयन पे चल रहा है। इसलिए शब्द के चयन पे मैं तब भी कह रहा था और पुनः ये बात कहूंगा कि आपके शब्द की ताकत ऐसी हो वो किसी को अनावश्यक कष्ट पहुंचाएगी, तो व्यंग आप जानते हैं वह व्यंग कुरुक्षेत्र की तरफ ले जाएगा। लेकिन यदि वह वास्तविक ताकत के साथ शब्द आ रहा है तो वह हमें सदमार्ग पर और ठीक जगह पर ले जाएगा। इसलिए भाषा का संयत होना व्यंग में बहुत आवश्यक है। जी, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। प्रियांशी, धन्यवाद सर। शर्मा सर, प्रियांशी आपने वापस ज्वाइन किया। बच्चे आप कोशिश करेंगे एक बार वापस? Yes. Am I audible now? Yes, please move. Please speak. Very good evening to everyone. I am Priyanshi and thank you for giving me the opportunity to present here. तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है आत्महत्या। वो हंसता तो था पर उसके हंसने में वो बात कहाँ थी। वो बातें तो करता था पर उसकी बातों में वो बात कहाँ थी। वो पहले दुनिया को जिस नजरिए से देखता था उस नजरिए में वो बात कहाँ थी। वो जीता तो था पर उसके जीने में वो बात कहाँ थी। बहुत सी बातें दफन थी उसके सीने में, ये कोई मामूली बात कहाँ थी। जिससे वो अपने दिल का हाल बता सके ऐसी कोई शख्सियत कहाँ थी। कहने को तो हर कोई उसके साथ था पर किसी के साथ में वो बात कहाँ थी। अपनों ने ही उसे जहर के घूंट दिए, बाजारी जहर में वो बात कहाँ थी। वो सबसे मिलता तो था पर उसके मिलन में वो बात कहाँ थी। जो उसकी डूबती जिंदगी पार लगा दे ऐसी किसी कश्ती में बात कहाँ थी। जीने के मौके तो उसे कहीं मिले पर उन मौकों में वो बात कहाँ थी। वो जीना तो चाहता था पर उसकी चाह में वो बात कहाँ थी। जिस रात को ना सोया हो ऐसी कोई काली रात कहाँ थी। जो उसके आंसुओं को धो सके ऐसी कोई बरसात कहाँ थी। काश उस वक्त किसी ने उसका हाथ थामा होता पर इतनी किसी के पास फुर्सत कहाँ थी। काश किसी ने उसकी मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया होता, फिर तो कहने वाली कोई बात ही कहाँ थी। थैंक यू सो मच। वेल सेड प्रियांशी, वेरी नाइस। शर्मा सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रियांशी, एक ही अगर शब्द में इस पूरी कविता को खोजना चाहें तो आप सुशांत को एक बार इस कविता में जोड़ के रख लीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि पूरी युवा पीढ़ी इस कविता को कहीं ना कहीं अपने से गले लगाएगी। और उस चीज की खोज हम सबको कर लेनी चाहिए जिससे कि ऐसी स्थितियां ना आए, ऐसी आवृत्ति ना हो कि हम अपने ऊपर कुछ बोझ लेके ढोर के चल रहे हों और कोई हमारे पास ना हो। उस चीज से हमें कहीं ना कहीं दूर भागना होगा। जी, सही कहा सर। अब मैं डॉक्टर अजीत जी को आमंत्रित करती हूँ एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए, क्योंकि समय की कमी है। इसलिए अजीत जी, लेट अस मूव टू वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। धन्यवाद लक्षणा जी। हालांकि आप दोनों ही वक्ताओं को सुनना हम सभी के लिए काफी सार्थक रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इस
सेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना सुनना मेरे लिए लाभदायक था उतना मुझे लगता है कि बाकी हमारे विद्यार्थियों के लिए भी उतना सार्थक रहा। हालांकि कार्यशाला की आज की इस 5वीं कड़ी में आप दोनों ही आदरणीय आलोक पुराणिक जी, मान्यवर नित्य गोपाल शर्मा जी, आप दोनों का सानिध्य मिला, हमारे जो विद्यार्थियों काफी लाभान्वित हुए और मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतुलनीय योगदान से कम नहीं है आप लोगों की यहाँ सारगर्भित उपस्थिति। हालांकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों को सुन के मुझे लगा कि साहित्य के मामले मेरी भी थोड़ी जो समझ है वो विकसित हुई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप दोनों ने जो बच्चों को इतना बहुमूल्य समय दिया और इन्हें कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए उड़ान टीम एवं श्रद्धानंद कॉलेज की जो परिवार है वो आप दोनों का सदैव ही आभारी रहेगा। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आगे कभी भी अगर हमारे कुछ विद्यार्थियों को आप दोनों की आवश्यकता होगी तो आपका मार्गदर्शन या सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। हालांकि आप दोनों ही वक्ताओं का मैं अपने हृदय की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मैं श्रद्धानंद कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे लिए इस तरह का माहौल पैदा किया और हम आप एक दूसरे के साथ टच में हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम सबके प्रिय प्रवीण सर जो कन्वीनर है अफेयर्स कमेटी के, सर की उपस्थिति सभी कार्यक्रमों में एक 4 चांद के रूप में काम करती है, एक 4 चांद लगाती है। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। इसके साथ साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ रीना मैम का, जिन्होंने हमेशा ही जो भी सहयोग हो सकता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और अंत में मैं उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो इस कार्यशैली को जो पूरे 14 दिन का है और आज का जो 5वां स्तंभ है, इसको उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रस्तुत करके सुशोभित किया। इसके साथ साथ मैं पूरी उड़ान टीम जो श्रद्धानंद कॉलेज की परिवार है उसका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। थोड़ा सा करेक्शन है, प्रवीण जी नहीं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जो कन्वीनर है एकेडमिक अफेयर कमेटी के, जी मैम, सॉरी। उनका धन्यवाद। और डॉक्टर वाईके शर्मा जो इस पूरे प्रोग्राम को मेंटोर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर continuous guidance and support. Ajit ji and Lakshana ji, thank you. Nitya ji and Alok ji, wish to see you again. आशा है कि आप लोग को दोबारा सुनने का मौका फिर से मिलेगा। Thank you so much. धन्यवाद आलोक जी और नित्य गोपाल शर्मा जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। Thank you, Thank sir. you, Reena ma'am, for giving the opportunity. Thank you. Thank you.